हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार डीआरडीओ क्वेश्चन गाइड जो रुक्मिणी प्रकाशन के तरफ से लाया गया है, डीआरडीओ के वैकेंसी के लिए जो क्वेश्चन गाइड रुक्मिणी प्रकाशन के तरफ से लाया गया है, उस क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 19 का जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो सेट नंबर 19, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ सेट नंबर 19 और के जीएस के क्वेश्चंस। तो सेट नंबर 19 के जीएस के क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है और 36 नंबर पर हमारा क्या क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो 36 नंबर पर क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यह किस सदन के सदस्यों द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो ये लोकसभा, यह लोकसभा, राज्यसभा यानी केंद्र में लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी किसी भी पार्टी की मंत्रिपरिषद किस आधार पर बनी है? क्योंकि लोकसभा में उसकी बहुमत है, लोकसभा का विश्वास उसको है, यानी लोकसभा में बहुमत उसके पास है। अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद, जिस पार्टी की मंत्रिपरिषद है, और लोकसभा में उसकी बहुमत समाप्त तो मंत्रिपरिषद समाप्त। इसलिए कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। इसी आधार पर किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दिया गया। यानी अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ? मंत्रिपरिषद के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हमें विश्वास नहीं है कि आपकी बहुमत है, और वो अगर पास हो गया तो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त। तो कहां से पास होना है? लोकसभा से, क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। तो 36 का आंसर ए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? मूल संविधान में, जो संविधान हमारा बना, उसमें मूल कर्तव्य नाम का कोई चीज नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई चीज नहीं था। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, जिनको मौलिक कर्तव्य कहा गया। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जुड़ा? 1976 में। तो ये मौलिक कर्तव्य संविधान में आना चाहिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इसकी अनुशंसा किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण समिति का यह अनुशंसा था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। अब बात है कि अगर क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। अगर क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सर्वप्रथम कब जोड़े गए? तो 1976 में। किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। किस समिति के रिकमेंडेशन पर, किस समिति के संस्तुति पर के आधार पर ये इसको जोड़ा गया? तो स्वर्ण समिति। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां पर है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के तहत। क्वेश्चन आएगा, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। और मौलिक कर्तव्य जब एक बार जुड़ा, 76 में कितने मौलिक कर्तव्य एक साथ जोड़े गए, एक साथ रखे गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई। तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ये मौलिक कर्तव्य है क्या? तो भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक से
भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक से राष्ट्रहित में कुछ आचरण करने की अपेक्षा करता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो संविधान की उन अपेक्षाओं को ही राष्ट्रहित में नागरिक से संविधान की उन राष्ट्रहित में नागरिक से संविधान द्वारा जो अपेक्षाएं की गई हैं, उन अपेक्षाओं को ही, उन एक्सपेक्टेशंस को ही फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है, जुडिशिएबल नहीं है, ये आपसे एक्सपेक्टेशंस है, न्याय योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ये सब फैक्ट्स होते। यहां पर आंसर हो गया हमारा सी, 37 का आंसर सी, 37 का आंसर सी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में सलाह मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा। सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देना होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय का सलाह, वो सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो यहां संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो 38 का आंसर ए, 38 का आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का टेन्योर क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। और यही कंडीशन जो है वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी है। यही कंडीशन जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी है। यही कंडीशन जो है वो आपको यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष का भी है। तो 39 का आंसर सी, 39 का आंसर सी, 39 का आंसर सी। फिर 40 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? यानी एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन। किस आधार पर हम इन्फ्लेशन की स्थिति है इसका मूल्यांकन, इसका एस्टिमेशन हम किस बात पर करते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है और कितना है नहीं। इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है इसका हम कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक यानी ये जो रिटेल नहीं, थोक मूल्य सूचकांक से लिया जाता है। और वो भी थोक मूल्य सूचकांक किससे? तो बेस ईयर से, बेस ईयर का थोक मूल्य सूचकांक से। बेस ईयर यानी जिस साल इन्फ्लेशन कम रहा हो, बाजार की स्थिति ज्यादा स्थिर रही हो, ठीक रही हो, ज्यादा उथल पुथल बाजार में नहीं रहा हो, उस ईयर को जो बेस ईयर लिया जाता है उसके थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इन्फ्लेशन डिसाइड किया जाता है। यानी इन्फ्लेशन भारत मुद्रास्फीति प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप तो थोक मूल्य सूचकांक। और इसके बाद है प्रचलित, पूछ रहे सबसे प्रचलित माप, निम्नांकित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप? ऐसे तो ये थोक मूल्य सूचकांक से, लेकिन मुद्रा प्रचलित जो है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी लिया जाता है, कंज्यूमर इंडेक्स से भी लिया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कि आखिर आपका, और उससे फिर हम देखेंगे इन्फ्लेशन की स्थिति देखेंगे बेस ईयर से कि आज हम जो खर्च कर रहे हैं, आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना हमको लगाना पड़ रहा है और पहले बेस ईयर में क्या लगाना पड़ता था। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही होगा प्रचलित। तो 40 का आप कर दे सी। और फिर भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विनिमय संचय का रख रखाव ये आरबीआई द्वारा। तो 41 का ए आरबीआई द्वारा। और इको मार्क उन भारतीय उत्पाद, इको मार्क ये किस उत्पाद पर? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यानी कि इको फ्रेंडली है कि नहीं, इसके लिए इको मार्क। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पर्यावरण के अनुरूप है कि नहीं, पर्यावरण के लिए कहीं पर्यावरण के अनुरूप अगर है तभी पर उसको इको मार्क लगेगा। तो इको मार्क
उत्पाद, इको मार्क क्या होता है, तो इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के अनुरूप है कि नहीं या पर्यावरण के लिए अनुकूल है कि नहीं, इसके लिए इको मार्क। तो यहां भी 42 का भी आंसर सी होगा, 42 का आंसर सी होगा, 42 का भी आंसर हम लोग का सी होगा। और 43 है, भारत सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। ये हमेशा बढ़ते घटते रहता है, सीमा कर से भी होता है, निगम कर से भी होता है और सेंट्रल एक्साइज से भी, और एक्साइज के साथ जीएसटी हो गया है, तो सर्विस टैक्स भी। तो लेकिन अभी की स्थिति जो है सबसे अधिक निगम कर से। अब हम लोग ये भी जान सकते हैं निगम कर क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, उत्पाद कर क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो यहां पर है, भारत का सबसे अधिक आय प्राप्त होता है, भारत सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होगा आयकर से, संघीय उत्पाद से, सीमा कर से, निगम कर से। निगम कर ये, लेकिन ये बदलता है, तो निगम कर तो 43 का डी, 43 का आंसर हम लोग का डी होगा, 43 का आंसर डी होगा। और फिर से हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, 41 का आंसर, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा, तो 41 का ए, ठीक है। 42 इको मार्क उन भारतीय उत्पाद, इको मार्क क्या है, तो इको फ्रेंडली के लिए, तो सी, तो 42 का सी। 43 है, भारत सरकार को सबसे अधिक आय किससे प्राप्त होता है, तो डी कीजिए, 43 का डी। तो 41, 42, 43, 40 में क्या हम लोग देख रहे थे, निम्नांकित में कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, ये थोक मूल्य सूचकांक कीजिए, थोक मूल्य सूचकांक ही प्रचलित होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं, थोक मूल्य सूचकांक। तो 40 का बी, 40 का बी, थोक मूल्य सूचकांक। निम्नांकित में कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के एस्टिमेशन के लिए, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, इसके लिए किस सूचकांक का यूज किया जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का। इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोक मूल्य सूचकांक से, तो 40 का बी। फिर आप देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, हाँ मैं यहां पे ये बताना चाह रहा था 43 में कि निगम कर क्या होता है, सीमा कर क्या होता है, आय कर क्या होता है, उत्पाद शुल्क क्या होता है। तो पहला आयकर दिया हुआ, आयकर क्या होता है, तो किसी भी इंडिविजुअल के इनकम पर जो टैक्स लगता है, किसी व्यक्ति के आय पर, वार्षिक आय पर जो टैक्स लगता है उसको आयकर कहते हैं। किसी व्यक्ति के आय पर जो टैक्स लगा वो आयकर हो गया। कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है और केंद्रीय टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है, सेंट्रल टैक्स है। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी किसी भी कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट, कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, टेंजिबल यानी जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो, जैसे ये कलम बना रहे हैं तो टेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। तो किसी भी टेंजिबल प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है, यानी वो टैक्स आप ऐड करके फिर प्राइस दोगे, तो ये जो किसी भी वस्तु के उत्पादन पर जो टैक्स लगा वो है उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी। तो उत्पाद कर इनडायरेक्ट है क्योंकि ये उत्पादक को नहीं देना है, लेकिन उसके साथ वो टैक्स वो इंक्लूड करना है उसको। तो वो टैक्स आखिर वो भार किस पे जाता है, वो टैक्स का भार जाता है जो कंज्यूमर होगा वो हो, उस पे जाएगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी सेंट्रल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर है सीमा कर, तो बॉर्डर पे सामान का सीमा पर जो टैक्स लगता है, सीमा पे एंट्री पर, तो वो हो गया कस्टम ड्यूटी, तो वो भी सेंट्रल टैक्स है, वो भी सेंट्रल टैक्स है। और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर आपका है निगम कर, यानी कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। ये
सुनिएगा, आयकर और निगम कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयकर हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों सेम है एक तरह से। आयकर हो गया इंडिविजुअल के इनकम पर जो टैक्स लगा वो आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया। और किसी कंपनी के इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। बोथ आर डायरेक्ट टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स है, दोनों डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति के इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स आयकर, और कंपनी के इनकम पर टैक्स तो वो कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स, दोनों डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्नांकित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में, डी 44 का डी। 55 एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र मानवाधिकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार, तो सी 45 का सी। 46 दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित प्रथम अस्थायी शोध स्टेशन, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र यानी 90 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, दक्षिणी ध्रुव, और ये बोलेंगे दक्षिण ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुवीय थे। और दक्षिण ध्रुव को, ध्रुवीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और इसको क्या बोलते हैं? 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक, आर्कटिक। तो ये आर्कटिक क्षेत्र हो गया, ये तो इक्वेटर, आर्कटिक हो गया, ये अंटार्कटिक हो गया, अंटार्कटिक। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, ये हो गया दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। और इसको, ये शोध का ज्यादा शोध केंद्र यहां पर है, और इसको अंटार्कटिक को महादेश में काउंट किया जाता है और आर्कटिक को महासागर में काउंट किया जाता है। तो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, यहां क्या, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम अस्थायी शोध स्टेशन कौन था? तो वो दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो भारत का अंटार्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका में, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जो शोध संस्थान है उसका नाम दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र, और ये पहला, भारत का पहला शोध केंद्र अंटार्कटिका में जो स्थापित हुआ वो दक्षिण गंगोत्री, उसका नाम रखा गया। और फिर एक मैत्री भी है, वहां एक भारत का शोध केंद्र मैत्री भी है, मैत्री, मैत्री भी यहां स्थापित है, मैत्री भी भारत का शोध केंद्र है अंटार्कटिका में, मैत्री, मैत्री। और सबसे पहला कौन था? दक्षिण गंगोत्री। तो 46 का मैत्री भी दिया हुआ है, और 46 का आंसर हो गया बी। 46 का आंसर, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग का बी हुआ। और 46 का 47 अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट, रसिया के सहयोग से, ऐसे अपना स्वदेशी बना था लेकिन भेजे थे हम लोग रसिया के सहयोग से, आर्यभट्ट। और कब? 1975 में, 1975 में। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन थे? तो हमारे प्राचीन भारत के यानी गुप्ता पीरियड के बहुत बड़े स्कॉलर थे, खास करके एस्ट्रोफिजिक्स के भी और गणित के भी। तो आर्यभट्ट के नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पर अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। तो 47 का आंसर ए। 48 लाला लाजपत राय निम्नांकित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हो गए थे? लाला लाजपत राय घायल कब हुए थे? तो 1928 में। कब घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन, साइमन आयोग आया था और कांग्रेस ने साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया था। और साइमन गो बैक का नारा कांग्रेस के द्वारा साइमन के सामने दिया जाता था, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता था, और साइमन को काला झंडा, साइमन आयोग को काला झंडा दिखाया जाता था। 1919 के अधिनियम, यहां सुनेंगे, 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम के प्रभावों पर एक रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग भेजी जाएगी।
लंदन से। तो ये आयोग 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ऐसे जांच आयोग का गठन 1947 में हुआ और उस आयोग के अध्यक्ष हुए साइमन, इसलिए साइमन कमीशन कहा गया, और वो आयोग भारत में आया 1928 में। तो क्वेश्चन आता है साइमन आयोग का गठन कब? 1927 में। साइमन आयोग भारत कब आया? 1928 में। साइमन आयोग का गठन किस बात के लिए हुआ था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रभावों पर रिपोर्ट देने के लिए। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रभावों पर रिपोर्ट देने के लिए 1927 में साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसे साइमन आयोग कहा गया। साइमन आयोग भारत आया 1928 में। चूंकि कांग्रेस इस साइमन आयोग को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई, इसका कारण था कि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर। और कांग्रेस का, हम लोग का यह मानना था कि हमारे ऊपर वो अधिनियम कितना प्रभावकारी रहा है ये हम जानते हैं, इसलिए इसमें बेहतर होगा कि इसमें भारतीय सदस्य भी रखा जाए, लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए साइमन आयोग के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिया गया और साइमन आयोग भारत में घूम घूम के जब रिपोर्ट अपना कलेक्ट कर रहा था, अपने सर्वे, तो उस समय जगह जगह पर कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो साइमन गो बैक का नारा, साइमन को काला झंडा दिखाया जाना, यही हो रहा था। और ऐसा ही पंजाब क्षेत्र में, पंजाब के बहुत ही पॉपुलर लीडर और प्रसिद्ध लीडर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भी साइमन गो बैक का नारा और साइमन का विरोध जताया जा रहा था। ऐसा करने के क्रम में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया, जिससे वो घायल हो गए और घायल होने के बाद कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु होती है। तो उस इंजर्ड हुआ, उनकी मृत्यु हुई। यहां क्वेश्चन क्या है कि लाला लाजपत राय निम्नांकित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के का विरोध करते समय, और 1928 में उन पर जो लाठीचार्ज कराने वाला जो था वो सैंडर्स था, सैंडर्स, और बाद में भगत सिंह ने उसको गोली मार दिया। सैंडर्स को गोली मारने वाले भगत सिंह। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था? वो था लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। तो ये 49 का सी हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? ये द बंगाल गजट, पहला समाचार पत्र भारत में प्रकाशित, पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। तो 50 का ए हुआ। और 21, मिट्टी के घड़े में निम्नांकित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़ा में पोर्स होगा, और पोर्स होगा तो पोर्स में जो भी जल रहेगा तो फिर वहां पर कम और बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो पोर्स से क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, उसको बोला जाता है कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की क्रिया से, वाष्पीकरण की क्रिया से। तो मिट्टी के घड़े में निम्नांकित में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया से। तो 51 का बी, द्रवण, कॉन्डेंसेशन होता है। कॉन्डेंसेशन तो द्रवण, ये कॉन्डेंसेशन का मतलब है कॉन्डेंस होना, तो यहाँ तो जल कॉन्डेंस नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से डायरेक्ट गैसियस स्टेज में जाना, वो ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सब्लिमेशन होता है यहाँ पर। और उपर्युक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है, लेकिन वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ही होता है। चूंकि वाष्पीकरण, तो आप बोलो बाहर में वाष्पीकरण क्यों नहीं? तो चूंकि वो छिद्र है उसमें जा रहा है, वो कम लेवल पर, तो वहां पर वाष्पीकरण होता है, और ये तो जिसके कारण ये ठंडा होता है। तो 51 का बी, 51 का बी। और 52 है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर के द्वारा, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म देखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर, LS, लेजर का फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो उस आधार पर जब आप देखेंगे तो लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्टिमुलेटेड, उद्दीपित, स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड रेडिएशन यानी उद्दीपित विकिरण। तो यहां पर क्या है? लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर से क्या होगा?
स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। तो लेजर से लाइट का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, लाइट को एम्प्लीफाई किया जाता है, लाइट को एम्प्लीफाई किया जाता है किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इससे होता क्या है? तो स्टिमुलेटेड रेडिएशन क्या उत्पन्न किया जाता है? लाइट को एम्प्लीफाई करने के लिए स्टिमुलेटेड रेडिएशन। तो 52 का आंसर डी, 52 का आंसर डी हो गया, 52 का आंसर डी हुआ। और 53 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, यानी पेंडुलम घड़ी में सॉरी पेंडुलम गर्मी में सुस्त हो जाता है। पेंडुलम घड़ी जो है गर्मी में सुस्त हो जाए, सुस्त यानी स्लो चलेगा। उसका कारण क्या है वो हम लोग को जानना है। तो पेंडुलम की जो लंबाई होगी गर्मी में कोई भी चीज गर्मी को लंबा माने बढ़ने की बात होती है। अगर गर्मी में पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ गई, एल अगर बढ़ गया तो लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा और वो सुस्त हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा और वो सुस्त हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा यानी ज्यादा टाइम में वो दोलन करेगा। एक दोलन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहां पर टी बराबर, टी फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन। तो टी इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो ये आप जानते हो, बस इसके आधार पर ही हम लोग ये देखते हैं तो पेंडुलम का ये टाइम पीरियड जो है ये किस पर आधारित करेगा? लेंथ पर आधारित करेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे। तो जो फिक्स्ड है यहाँ, जो रिजिड पॉइंट है यहां से लेकर के इसके सेंटर तक, ये बॉब है तो इसके सेंटर तक इस पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को एल कहते हैं। ये एल है, ये एल है, ये यानी फिक्स पॉइंट से सेंटर ऑफ बॉब, ये एल है। और ये पूरा अरेंजमेंट आपका पेंडुलम है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी एक दोलन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में ये क्या टाइम लेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये जो दे रहा है लेंथ पे डिपेंड करेगा और जी पर, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, इन्हीं दो चीज पर वो डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन में जो कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा, ये जब बढ़ जाएगा तो टी क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में दिख रहा है, ये बढ़ेगा यानी लंबा हो गया, तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा यानी एक ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लगा यानी सुस्त चलेगा। तो 53 का सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, वही लोलक के ये बॉब होता है, ये इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ये लेंथ बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक के भार में परिवर्तन, कुंडली कॉइल में घर्षण, ये उसी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक यानी पेंडुलम है, लोलक का मतलब पेंडुलम, इसको बॉब बोलते हैं, इसको बॉब बोलते हैं। और ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो पेंडुलम है, पेंडुलम। तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाए यानी एल बढ़ गया, इसको एल बढ़ जाता है। तो आपका एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा तो फिर सुस्त होगा, यानी टेकन टाइम बढ़ गया। तो 53 का आंसर हम लोग का सी हो गया, 53 का आंसर सी हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म हुआ। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित जो वो प्रारूप है उसको सबसे पहले देने वाले कौन है? तो आप डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को देने वाले
वो साइंटिस्ट कौन है, उनका नाम वाटसन तथा क्रिक, वाटसन तथा क्रिक, ये याद रखिएगा, वाटसन तथा क्रिक। तो 54 का ए हुआ। और 55, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स के, ब्लड में सेल्स जो है WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है। तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू में किसकी डेंगू बुखार है, उसमें किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। तो 55 का ए, 55 का ए। और 56 है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू है। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू। तो सीपीयू दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, प्रिंटर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? सीपीयू हो गया। मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड नहीं है, सीपीयू दिया हुआ है तो सीपीयू होगा। मदरबोर्ड यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू। अब 57, जब बर्फ पिघलती है तब, ऐसा डिस्कशन शायद हम लोग किसी क्वेश्चन में किए थे पिछले सेट में। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? बर्फ जब पिघलेगा तो बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा तो पानी होगा। तो बर्फ किस पे? 0 डिग्री पर पिघलेगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पर की स्थिति में जाएगा 4 डिग्री तक। तो जब बर्फ पिघलेगा तो 4 डिग्री पर घनत्व ज्यादा रहेगा, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक में घनत्व बढ़ेगा। तो घनत्व बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? आयतन कम होगा, आयतन घटेगा। फिर एक बार हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये जल के केस के लिए, जल वाटर के लिए एक टेम्परेचर रेंज है जिसमें इसका अन्य पदार्थों की तुलना में इसका गुणधर्म अलग होता है। वो है 0 डिग्री सी से लेकर के 4 डिग्री सी तक। सामान्य तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सी जा रहा है तो तापमान बढ़ रहा है ना, या 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी आ रहा है तो तापमान घट रहा है। तो अगर 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि डेंसिटी भी बढ़ रहा है। डेंसिटी भी बढ़ रहा है, घनत्व भी बढ़ रहा है। घनत्व बढ़ रहा है इस तरफ। तो जब घनत्व बढ़ रहा है तब क्या होगा? घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? आयतन घटेगा। जब इधर से इधर आप जाइएगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर से इधर बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी बढ़ रहा है और आयतन यानी वॉल्यूम घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। तो 0 डिग्री पर बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो आयतन घटेगा, आयतन घटेगा, बी हो जाएगा। 57 का आंसर बी हो जाएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध उजला दिखता है? तो कैसीन की उपस्थिति कारण, कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध उजला दिखता है। अब है 59 नंबर में कुछ रोग दिया हुआ है। रोग का जो कौन, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, कवक से है, विषाणु से है, जीवाणु से है, ये हम लोग को डिसाइड करना है। तो प्लेग अब हम लोग देखेंगे प्लेग कैसा रोग है। तो प्लेग जो है वो बैक्टीरियल है, जीवाणु से है, तो ए का 4 हो गया। एड्स क्या है? एड्स तो वो बताइए, एड्स विषाणु से है तो ये 3 हो गया। फिर मलेरिया, गंजापन का छोड़ दीजिए, मलेरिया देखिए, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो डी का 1 हो गया। तो बचा क्या? कवक। तो गंजापन क्या है? तो कवक से होने वाला रोग है, कवक से होने वाला रोग है। तो 4 3 2 1 ऑर्डर बन रहा है, यानी प्लेग 4, प्लेग जीवाणु, एड्स विषाणु, गंजापन कवक और मलेरिया प्रोटोजोआ,
तो 4 3 2 और 4 3 2 आपका डी में बन रहा है, डी में है, कूटिए तो 59 का आंसर डी, 59 का आंसर डी, डी नंबर जो डी जो होगा 59 का आंसर होगा। अब है 60 नंबर क्वेश्चन, पर्णहरित में निम्नांकित में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीज, क्लोरोफिल में मैग्नीज, और क्लोरोफिल के लिए क्लोरोप्लास्ट, और तत्व के रूप में अगर पूछे कि कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो मैग्नीज, मैग्नीज। तो 60 का आंसर डी, 60 का आंसर डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मेघालय उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? हाल फिलहाल मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? ये न्यूज में रहा था, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। और 62वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विजेता की मेजबानी के लिए चुना है, ठीक है, वो जो उड़ीसा में होने वाला है, तो ये तो सही है। दूसरा है, भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहेगा, ये गलत है। लगातार तीसरी बार भारत को ऐसा कुछ आयोजन का मौका नहीं मिला है, तो ये गलत है। यानी लगातार तीसरी बार, 2 बार भी भारत ही किया है, ऐसा नहीं है, तो ये 2 गलत है। तीसरा जो है, एक IAF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, ये भी सही है। तो फिर इसमें पूछ क्या रहा है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो केवल 2 नंबर जो है, 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें लिख रहा है कि लगातार तीसरी बार, जो गलत है। तो 62 का आंसर बी, 62 का आंसर बी। अब 63 नंबर में आइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए सर्वसम्मत फैसले के संबंध में, सर्वसम्मत फैसले के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही है? मुझे एक बार पढ़ लेने दीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए सर्वसम्मत फैसले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे पूछ रहा है कौन सही नहीं है। फिर इसमें भी पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो पहला तो सीधे सही नहीं होगा, क्योंकि फैसले में 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम जन्मभूमि के लिए, इतना ही नहीं, जमीन और ज्यादा दिया गया। तो एक गलत हो गया, जमीन जो मेजरमेंट दिया उसके हिसाब से गलत हो गया। नहीं, विवादित जमीन तो उतना ही था, फैसले में विवादित जमीन एक सही नहीं है, केवल 1 और 2 जमीन रामजन्म 5 एकड़ जमीन उपयुक्त वैकल्पिक भूखंड बोर्ड में देने का फैसला किया। राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। ऐसा कोई आदेश तो 3 महीना के अंदर ट्रस्ट बनाने का ऐसा कोई, सुन्नी वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये 63 का बी। सुन्नी वक्फ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा समेत सभी पक्षों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर पुनः अपील नहीं करने का सभी 1 2 3 केवल 1 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3। देखिए इसका आंसर 1 और 2 सही नहीं है, 1 और 2 सही नहीं होगा, इसलिए 63 का आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 पूरी तरह से ये सही नहीं है, इसलिए इसमें कौन सही नहीं है वो देखना है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। अब 64 नंबर है, ऐसे इसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। 64 नंबर है, हाल ही में बहुत चर्चित शब्द RCEP का सही विस्तारित रूप क्या है? 63 को आप फिर से देख रहे हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यादेश मामले में, अयोध्या मामले में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए सर्वसम्मत फैसले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए,
राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। इतना एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है। वहीं जमीन के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन का एक उपयुक्त वैकल्पिक भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए कहा गया है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड इंडिया, चलिए ये दोनों 1 और 2 पूरी तरह से सही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तो 63 का बी। और 64 नंबर में है हाल ही में बहुचर्चित शब्द संक्षेप RCEP। RCEP का 63 का बी हो गया। 64 देखेंगे, हाल ही में बहुचर्चित शब्द संक्षेप RCEP का सही विस्तारित रूप क्या है? RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। RCEP का फुल फॉर्म है, यह हाल फिलहाल बहुत बार न्यूज में आया है, RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और 65 नंबर क्वेश्चन है आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान कहां आयोजित हुआ है? वो थाईलैंड। तो 65वां का आंसर हो जाएगा डी। और इस तरह से टेस्ट सीरीज नंबर 19 यानी सेट 19 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और फिर अगले सेट यानी सेट 20 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को अगली बार हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।